आज हम बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनको मंथली इनकम चाहिए। अब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हैं, उससे मंथली इनकम जनरेट करना है, 50 लाख रुपए हैं, उससे मंथली इनकम जनरेट करना है, 10 लाख रुपए हैं, 5 लाख रुपए हैं, लाख रुपए हैं, जितने पैसे भी आपके पास हैं उससे मेरे को मंथली इनकम जनरेट करना है, तो कहाँ पे पैसा डाला जाए भैया? ऐसा हमको कमेंट बहुत बार आया। यूट्यूब में मैक्सिमम मुझे लगता है 10 में से 6 वीडियोस में ऐसे कई बार कमेंट आए, कई बार ईमेल आते हैं टीम के पास कि कोई कहता है हमारे पास सर 5 करोड़ पड़ा है, 10 करोड़ पड़ा है, कहाँ कैसे डालें बताइए। अब बता भी नहीं सकते, ये भैया सेबी के नियमों के खिलाफ है। तो आज मैंने सोचा एक एजुकेशनल वीडियो लाया जाए। 4-5 ऑप्शन आपको देते हैं, 4-5 ऑप्शन में कितना क्या रिस्क हो सकता है, टैक्स के बाद कितना बढ़ता है, फायदा क्या हो सकता है और किसमें कितना कैपिटल ग्रो और रिटर्न ग्रो हो सकता है, वो आज मैंने सोचा आपको बताऊं, जिसमें 4-5 ऑप्शंस मैंने रखे हैं। और मेजर मोटिव आज ये है कि मंथली इनकम चाहिए। कैपिटल है मेरे पास, 50 लाख है या 1 करोड़ है या 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, जितना भी है आपके पास, चाहे लाख ही रुपए है, उस कैपिटल को किधर डालें जिसमें सबसे ज्यादा मंथली इनकम मेरे पास आए और रिस्क फ्री मंथली इनकम आए, रिस्क ना हो उसमें, टैक्स वैक्स का भी सही जुगाड़ हिसाब किताब बताओ। तो आज यही करते हैं। 4 ऑप्शंस लिए हैं मैंने। पहला ऑप्शन मैंने लिया है कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी किसको कहते हैं? कोई ऑफिस ले लिया आपने, कोई दुकान ले लिया आपने। मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को यहाँ ऑप्शन में रखा नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बहुत कम रिटर्न है, क्योंकि उसका रेंटल यील्ड भारत में 1 से 2% का है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का एटलीस्ट रेंटल यील्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी समझ रहे हैं ना, फ्लैट वगैरह जिसमें रहता है आदमी, उसको नहीं। कमर्शियल जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी होती है, ऑफिस में, दुकान में, या इस तरह की कोई चीज़ हुई, तो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी हम ले लिया हमने। उसके बाद फिक्स डिपॉजिट हमने ले लिया। आपको कोई फिक्स डिपॉजिट से मंथली इनकम कहाँ आती है? आती है ना। अरे फिक्स डिपॉजिट से सालाना इंटरेस्ट आता है ना। आप सालाना इंटरेस्ट को मंथली में तब्दील कर लो, कन्वर्ट कर लो। अच्छा, सिर्फ सालाना इंटरेस्ट नहीं, कई सारे एफडी आते हैं जो क्वार्टरली इंटरेस्ट देती है, कई सारे मंथली इंटरेस्ट देने वाले भी एफडी होते हैं। अलग अलग बैंकों में अलग अलग एफडी होते हैं भैया, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, नहीं किया तो। मंथली इंटरेस्ट देने वाले भी होते हैं, लेकिन हाँ फायदा नुकसान है उसका, भी आऊँगा डिटेल में, सही है, गलत है, खराब है, अच्छा है, सब समझेंगे। उसके बाद स्टॉक मार्केट में SWP भी हम समझेंगे, ये भी ऑप्शन है। SWP आपको नहीं पता, बता देता हूं। जैसे SIP होता है ना, मंथली हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे ही SWP होता है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने में स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं। कहां से निकालते हैं? हमने जो म्यूचुअल फंड में जमा कर रखा होगा इतने सालों से, ये लमसम कर रखा होगा, अब बारी है उसको एक बार में निकालने की नहीं, महीने महीने निकालने की। मंथली मेरी इनकम बन जाए, मंथली मेरी सैलरी बन जाए, उसको SWP कहते हैं। आपको अगर SWP नहीं पता तो क्या करना है? सागर सिन्हा SWP लिखना। क्या लिखना? सागर सिन्हा SWP। क्या लिखना भैया? सागर सिन्हा SWP, ताकि अपना वाला SWP वीडियो आपके सामने आए। क्योंकि अपना वाला क्यों? फिर आप कहोगे बात तो आप ही की समझ में आती है सर, किसी की आती नहीं है। आपके कमेंट्स आते हैं कि बच्चों की तरह आप समझाते हो, तो इसीलिए सागर सिन्हा लगा दोगे तो अपना वाला SWP आएगा। नॉर्मल SWP लिखोगे तो दुनिया जहान के SWP आ जाएंगे आपके सामने। उसके बाद मिक्स स्ट्रैटेजी, तीनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करके कैसे हम फायदा उठा सकते हैं वो भी आज हम समझेंगे, ठीक है। अब आओ डिटेल में उतरते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कमर्शियल प्रॉपर्टी। आओ ध्यान से समझिएगा भैया, बहुत ध्यान से, क्योंकि इतना डीप, इतना ध्यान से आपको कोई भी ना बताएगा, ना आपको हो सकता है सुनने में मजा ना आए। रेंटल यील्ड इसका 3 से 5% है। रेंटल यील्ड क्या होता है? सालाना आपकी प्रॉपर्टी का कितना कीमत सालाना वो कमा के दे रहा है। लेट्स सपोज 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, तो तब 3 से 5% मैं कह रहा हूं, तो सालाना 1 करोड़ का 3% कितना हुआ? 3 लाख रुपए। सालाना वो 3 लाख रुपए आपको प्रॉपर्टी कमा के देगी 1 करोड़ की। 3 से 5 लिखा है मैंने। 5% रेंटल यील्ड का मतलब सालाना वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 5% यानी कि 5 लाख रुपए सालाना 5 लाख रुपए कमा के देगी। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में 1%, 1.5%, ये बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाओ तो 2% का है। तो इसीलिए मैंने रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑप्शन में रखा ही नहीं। फ्लैट से रेंट नहीं कमाना, हमको कमर्शियल प्रॉपर्टी से रेंट कमाना है। आऊँगा इसके डिटेल में भी। मंथली रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, ऑफिस या दुकान, तो 25,000 रुपए से 40,000 रुपए मंथली रेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि कौन से, कैसे लोकेशन पे, कैसी बिल्डिंग में, कैसे प्लॉट पे, कैसी लोकेलिटी में, कैसे क्राउड के बीच आपका ऑफिस या आपका दुकान है, ये सब लोकेशन बेस्ड है। तो 25,000 रुपए से 40,000 रुपए मोटा मोटी 1 करोड़ के कमर्शियल प्रॉपर्टी से महीना कमाया जा सकता है रेंट।
5 से 8% का एप्रिसिएशन भी मान लो, प्रॉपर्टी की वैल्यू भी तो बढ़ेगी अगले साल। आज 1 करोड़ की है, अगले साल 1 करोड़ 5 लाख की हो जाएगी, या 1 करोड़ 10 लाख की हो जाएगी। उसके बाद उसके साल 1 करोड़ 20 लाख की हो सकती है, 25 की हो सकती है। प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट होगी, और जब प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होगी तो रेंटल भी बढ़ेगा। अपफ्रंट कॉस्ट 7 से 10%। अपफ्रंट कहने का मतलब 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो 7 से 10% रजिस्ट्री का कॉस्ट हो गया, या किसी तरह के ट्रांसफर चार्जेस हो गया, अथॉरिटी पे अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग अलग अलग लगते हैं, लेकिन 7 से 10% के आसपास ये मान लो। मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 7 से 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा जाएगा। या आप अगर उसी में इसको इंक्लूड करना चाहते हो तो 90 लाख रुपए का मानो, भैया 90 लाख की प्रॉपर्टी लूंगा मैं, उसमें 10 लाख रुपए रजिस्ट्री की कॉस्ट वॉस्ट लगा लो, तो 1 करोड़ टोटल हो गया। जैसी आपकी मर्जी। प्रॉस और कॉन्स क्या है इसमें, ये समझिएगा ध्यान से। प्रॉस मतलब अच्छी चीज क्या है, ग्रीन में लिखा है मैंने। रेंट और प्रॉपर्टी दोनों बढ़ते हैं, हर साल रेंट भी बढ़ता है और हर साल प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब हर साल कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ेगी और हर साल जो रेंटल आ रहा है उसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। मतलब इस साल अगर आप 10,000 रुपये महीने कमा रहे हो तो अगले साल भी 10,000 रुपये महीना नहीं आएगा, अगले साल बढ़ जाएगा, उसके अगले साल और बढ़ जाएगा। हर साल रेंटल बढ़ता रहेगा और हर साल कैपिटल बढ़ेगा। इन्फ्लेशन हेज, महंगाई 6% 7% के आसपास से हिसाब से बढ़ रही है, ये उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा भैया। फिजिकल एसेट है, दिखता है, स्टॉक मार्केट एफडी ये सब दिखता नहीं है कि नहीं है पता है, फील ही नहीं होता है। प्रॉपर्टी है तो 4 लोग दिखाओगे यार हमारा प्रॉपर्टी है, हमारा दुकान है, हमारा ऑफिस है, गुजरोगे वो बताओगे, फोटो खींच के बताओगे, सोशल मीडिया पर डालोगे ये हमारा है, स्टॉक का फोटो डाल पे दिखाओगे 1 करोड़ का स्टॉक है, नहीं कर सकते, फिजिकली फील नहीं होता, ये फिजिकल है। और लोन से लेवरेज कर सकते हो, ये सिर्फ इसी में है, बाकी किसी में नहीं है, बाकी किसी ऑप्शन में नहीं मिलेगा लोन से लेवरेज। कैसे सर, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लेने के लिए आपको 1 करोड़ रुपए थोड़ी देना होता है, 20% दो, 20 लाख रुपए दो और 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ले लो। कैसे सर, 20 लाख की प्रॉपर्टी दो, बैंक आपको 80 लाख रुपए दे देगा, तो आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ हुआ ही नहीं, 20 ही लाख हुआ ना। लेकिन स्टॉक मार्केट एफडी किधर भी चले जाओ, आपका ही इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ होगा सर, आपका ही होगा इन्वेस्टमेंट। प्रॉपर्टी ही एक ऐसी चीज है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है 1 करोड़। 20 लाख लेकर के 80 लाख की चीज लोन पे उठाओ, टोटल चीज बन गई 1 करोड़, और रेंट आपको कितना 1 करोड़ पे मिलता है, प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन 1 करोड़ पे मिलता है, सारी चीजें 1 करोड़ के हिसाब से होगी, लेकिन आपकी जेब से गया 20 लाख है। यह प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन प्रॉपर्टी में रिस्क भी है। क्या रिस्क है सर? गुड रिसर्च रिक्वायर्ड। आज ब्रोकरों के भरोसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री चलती है सर। अच्छा ब्रोकर है तो अच्छी प्रॉपर्टी दिलाएगा, लेकिन गलत ब्रोकर के हत्थे चढ़ गए आप, मीठा मीठा बोल करके इतना गोल गोल घुमाएगा, ऐसा कोई खंडर काम क्या बेच करके चला जाएगा, आप झुंझुना बजाते रहोगे। आप कहोगे 2 साल हो गया कोई रेंटर ही नहीं मिला यार, 3 साल हो गया प्रॉपर्टी बेचने को, बिक नहीं रही प्रॉपर्टी, बैठे रहोगे, कुछ होगा ही नहीं इस प्रॉपर्टी का। तो रिसर्च प्रॉपर्टी के केस में अच्छी खासी चाहिए भैया। टेनेंट रिस्क, अगर किराएदार लग भी गया, 3 महीने बाद भाग गया, 6 महीने बाद भाग गया, 1 साल बाद भाग गया, पता चले 6 महीने तक अगला किराएदार आए नहीं, तो 6 महीने तक मेंटेनेंस वगैरह बिजली बिल सब खुद ही भर रहे हो, किराएदार है ही नहीं, वो रिस्क होता है। लिक्विडिटी लो है सर, बेचना चाहोगे तो बड़ी आसानी से नहीं मिलेगा। एफडी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, एक बटन पे बिक जाएगा कट। 3 6 साल 2 साल 3 साल भी लग जाते हैं अगर अच्छी लोकेशन पे प्रॉपर्टी नहीं है तो। प्रॉपर्टी अगर अच्छी नहीं है तो बिकने में भी बड़ी मेहनत लगती है। मंथली मेंटेनेंस भी इसको कंसीडर कर लेना भैया कि आप अगर कोई भी ऑफिस कोई भी दुकान लेते हो तो उसका एक मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट भी जाता है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग होता है। दूसरा ऑप्शन फिक्स डिपॉजिट, ये भी समझो। फिक्स डिपॉजिट आज के समय में अच्छे बैंकों में जाओगे तो 6% 6.5% के आसपास चल रहा है, अब तो 7 से नीचे सारे आ गए। एनबीएफसीज में चले गए तो 7 7.5 8 भी हायर साइड आपको मिल सकता है। एफडी में अगर इंटरेस्ट में कैलकुलेट करूं 6.5% के हिसाब से, तो 1 करोड़ पर जो सालाना इंटरेस्ट आपको कमाई होगी सालाना, वो 6.5 लाख रुपए के आसपास होगी। अच्छा, जब आप 6.5 लाख रुपए सालाना इंटरेस्ट कमाते हो 1 करोड़ की एफडी पे, तो सरकार भी लेगी ना, सरकार एफडी पे पूरा टैक्स वसूलती है, और एफडी पर टैक्स आपकी इनकम टैक्स कैटेगरी के स्लैब पर लगता है। आप अगर इनकम टैक्स के 20% स्लैब में आते हो तो 20% टैक्स एफडी पर, जितना आपने कमाया इस 6.5 लाख पर 20%, और अगर 30% की कैटेगरी स्लैब में आते हो तो इस एफडी की कमाई पर 30%। मतलब आपके इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग एफडी पर आपको इंटरेस्ट देना होता है। तो मैंने मान लिया आप अगर 30% के स्लैब में आते हो, 20% में आते हो, 10% में आते हो तो कम कर लेना, मैंने 30% मान लिया हायर साइड। तो 6.5 लाख रुपए जो आप इंटरेस्ट कमाओगे सर, 54,000 रुपए
आपकी महीने की कमाई हो जाएगी बिना टैक्स के। लेकिन अगर आप 30% के स्लैब में आते हो तो टैक्स आप साल का दे दोगे 1,95,000 रुपये। इसमें से 1,95,000 गया टैक्स में। उसके बाद जो मंथली इनकम आपके हाथ में आएगी वो 54 नहीं आएगी ना, टैक्स भी तो दोगे। तो टैक्स देने के बाद 37,917 यानी कि 38,000 रुपये के आसपास मान लो। तो एफडी में आया भैया 38,000 रुपये के आसपास हाथ में। इसमें हमने कितना बात किया था? अच्छा हाँ, इसमें 35 से 40,000 रुपये के आसपास और उसमें 38,000 रुपये के आसपास। अब गुड और बैड समझ लेते हैं सर एफडी में जाने का। अच्छा क्या है, बुरा क्या है? सर अच्छी चीज़ ये है कि 100% सेफ, कुछ कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एफडी कर दिया तो कर दिया है। किसी 2 करोड़ के बैंक में किया है तो फिर भी DICGC 5 लाख तक का इंश्योरेंस तो दे ही देती है। बड़े बैंक में करो तो मोस्टली सेफ ही होता है। गारंटीड रिटर्न पहले दिन तो बोल के दिया गया 6.5 देंगे तो 6.5 देंगे, वो 6.5 से नहीं हिलेगा। सीनियर सिटीजन को एक्स्ट्रा मिल जाता है थोड़ा। फ्लेक्सिबल टेनियर है, 7 साल से लेकर के 10 साल तक कोई भी टेनियर के लिए आप बुक कर सकते हो। इंस्टेंट लिक्विडिटी होती है, तुरंत आप बेच सकते हो। अगर आपने ऑनलाइन बुक किया है तो, ब्रांच किया है तो ब्रांच जाकर के तुरंत करा लेना। नुकसान क्या है सर? कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं है। आपकी 1 करोड़, आपका 1 करोड़ का एफडी 10 साल बाद भी 1 ही करोड़ कराएगा। प्रॉपर्टी अगर 1 करोड़ की है वो 10 साल बाद 2 करोड़ की हो जाएगी, 2.5 करोड़ की हो सकती है, 3 करोड़ की भी हो सकती है। एफडी 1 करोड़ का 10 साल बाद नहीं, 100 साल बाद भी वो 1 ही करोड़ कराएगा। कैपिटल नहीं बढ़ता यहां पे, रत्ती भर भी नहीं बढ़ेगा। ठीक, इन्फ्लेशन का भी रिस्क है भैया। 6% से ज्यादा तो महंगाई बढ़ रही है। 6% जो सालाना कमा के दे रहा है एफडी, उससे ज्यादा तो महंगाई तेज बढ़ रही है। तो आपका रिटर्न कितना है? मोटा मोटी 0, क्योंकि उसमें टैक्स भी लगना है, नेगेटिव। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए एफडी अच्छा होता है, लेकिन एफडी की भी अच्छाई है। लास्ट में भी कंपेयर जब भी करेंगे ना तो उसमें और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। टैक्स इनएफिशिएंसी, जो भी आप इंटरेस्ट कमाओगे पूरे इंटरेस्ट पर टैक्स लगता है, कोई रिबेट वेट कुछ नहीं है इसमें। रेट रिस्क हो सकता है जब आप रिन्यू करोगे अगले साल, मान लो 1 साल का आपने करा लिया। अच्छा एग्जांपल ले लो ना, पिछले साल आरबीआई का रेट कुछ और था। पिछले साल जिन लोगों ने एफडी बुक किया होगा वो हो सकता है 7.5% पे किया होगा। इस साल 7 भी नहीं मिल रहा, 6.5 पे हो रहा है। अगले साल आरबीआई ने अगर रेपो रेट गिरा दिया तो हो सकता है अगले साल आपको 6.5 भी ना मिले, 6 मिले, 5.5 मिले, 5% मिले। तो रिन्यू जब हम एफडी को करते हैं तो रिन्यू पर रिस्क है। आरबीआई का क्या रेपो रेट चल रहा है उसके हिसाब से तय होगा भैया। DICGC की लिमिट है 5 लाख से ज्यादा, अनइंश्योर्ड है। ये छोटे बैंकों के लिए केस में एप्लीकेबल है, बड़े बैंकों में तो भैया बड़ा बैंक है वो बंद नहीं होगा। ठीक है। स्टॉक मार्केट, तीसरा ऑप्शन। स्टॉक मार्केट में हमको SWP करना है, मतलब म्यूचुअल फंड में हमने पैसा डाल दिया है, कहीं से पेंशन मिला, सॉरी कहीं से लोन तो नहीं कह सकते, कहीं से मोटा पैसा आया आपके हाथ में, डकैती करके आए, किसी को ठगा है, लूटा है, या कहीं से कमाई हुई है भैया, रिटायरमेंट का पैसा आया, अच्छा पैसा भी हो सकता है, और आपने किसी म्यूचुअल फंड में डाल दिया, अब उससे आपको SWP करना है। तो ये समझो, हाँ कहा गया 1 करोड़ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट, हर महीने फिक्स्ड अमाउंट निकालो, फंड भी ग्रो होता रहता है। होता क्या है कि SWP में जो आपका फंड लगा हुआ है ना 1 करोड़ रुपए, सर वो 1 करोड़ रुपए तो ग्रो होगा ही। आप अगर उससे पैसा निकालते हो, आप थोड़ा थोड़ा पैसा निकालते भी रहो, प्लस जो फंड पड़ा हुआ है वो फंड भी ग्रो होगा। लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपए से आप 10,000 रुपये महीना निकालते हो, मान लिया 1 करोड़ रुपए से 10,000 रुपये महीना निकालते हो, बाकी जो पैसा बचा है वो पैसा भी तो ग्रो होता रहेगा स्टॉक मार्केट में। रिस्क क्या है वो भी बताऊंगा अभी। एफडी में देखो रिस्क आपका टैक्स चला जाएगा 1.25 लाख के आसपास, नहीं 1.25 लाख से ज्यादा, 1.95 मतलब लगभग 2 लाख के आसपास टैक्स चला जाएगा एफडी में। SWP में, म्यूचुअल फंड में कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और कैपिटल गेन टैक्स यहाँ पे 30,000 से 50,000 मंथ ईयरली जा सकता है, वहां पे 2 लाख ईयरली, यहाँ पे 30 से 50,000 ईयरली। तो कंपेरेटिवली एफडी SWP में टैक्स बहुत कम लग रहा है आपको। ठीक है, तो बचत तकरीबन 1.5 लाख रुपए पर ईयर की हो रही है। और 10 साल बाद अगर आप देखोगे तो 10 साल बाद आपका कैपिटल एफडी में 1 करोड़ ही रहना है। यहां 10 साल बाद चूंकि एप्रिसिएशन यहां हो रहा है, 1.5 करोड़ से 2.5 करोड़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ड ऑन मार्केट कैसा परफॉर्म किया उस साल। ठीक है, अब आओ प्रॉस एंड कॉन्स में। अच्छी चीज क्या है, हाईएस्ट रिटर्न पोटेंशियल है। 10 से 12%, 15%, 20% भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मार्केट अगर अच्छे दिनों से गुजर रहा है तो। है मार्केट अगर अच्छे दिनों से गुजर रहा है तो, अभी हालांकि नहीं गुजर रहा है। पिछले 3 साल में तो, पिछले 3 साल पहले जिसने निफ्टी में पैसे डाले होंगे आज तक उसने 1 रुपये नहीं कमाए होंगे, 3 साल में कोई रिटर्न नहीं। तभी मैंने कहा कि मार्केट अगर अच्छे दिनों से गुजर रहा है तो आप 10, 15, 20 भी हो सकता है।
टैक्स एफिशिएंट 12.5% लगता है, एफडी में 30% लगता है भैया, अगर आप स्लैब में 30 के हो तो। अगर आप 10% के स्लैब में हो तो 10 ही लगेगा आपको एफडी में। वहां आप देखोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा महंगा पड़ गया आपको, लेकिन हमेशा तो 10% के स्लैब में नहीं रहोगे ना, कमाई बढ़ेगी भी ना। तो जैसे ही आप 20% के स्लैब में आए 20% टैक्स, 30 क्या है 30% टैक्स। कैपिटल ग्रो, 1 करोड़ से कैपिटल ग्रो भी होगा भैया, लिक्विडिटी भी है, एक बटन पे अगले 2 दिन में पैसा आ जाता है आपके पास। इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन हो जाता है, महंगाई से प्रोटेक्शन। बुराई क्या है, मार्केट वॉलेटिलिटी, कुछ नहीं कहा जा सकता सर। अगर 2-3 साल ऐसा जो अभी चल रहा है ट्रंप वाला हालत, कौन कहां बम फोड़ दिया, किसने कहां युद्ध कर दिया, किसने किसको क्या बोल दिया, किसने किसका क्या बंद कर दिया, सैंक्शन लगा दिया, मार्केट की हालत खराब हो जाती है इन चीजों से। और मार्केट अगर 2-3 साल तक हालत खराब रहा तो 2-3 साल तक आपने कुछ कमाया ही नहीं, ये रिस्क है जैसा अभी चल रहा है। इमोशनल डिसिप्लिन जरूरी है सर। 3 साल तक नेगेटिव रिटर्न होने के बावजूद क्या इतना कलेजा है कि रुके रहो मार्केट में? क्या इतनी समझ है कि अभी 3 साल नेगेटिव है लेकिन अगला 3 साल या अगला 4 साल, अगला 5 साल पॉजिटिव देगा? इतनी समझ और इतना पेशेंस होना जरूरी है। 2 से 3 साल हॉराइजन के लिए सुटेबल नहीं है। अगर 2-3 साल के लिए आ रहे हो तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल मत जाना, क्योंकि 2-3 साल के लिए कोई नहीं जानता मार्केट में क्या होगा। लॉन्ग टर्म में अच्छा ही होगा, शॉर्ट टर्म में कोई नहीं जानता। रिटर्न गारंटीड नहीं है भैया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू जरूरी है, हर 6 महीने पे, हर 3 महीने पे पोर्टफोलियो देखते रहना जरूरी है। अब आते हैं मिक्स स्ट्रैटेजी। ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, मेरी वाली स्ट्रैटेजी अलग है जो लास्ट में आऊँगा, मेरी अलग है, मैं अलग काम करता हूँ। क्या करता हूँ बताऊँगा आपको। मिक्स स्ट्रैटेजी में मैं कहता हूँ ये सब छोड़ो, एफडी में 1 करोड़ से निकाल करके 25 लाख रुपए आप एफडी में डाल दो। 25 लाख रुपए अगर आप एफडी में डालते हो तो आपके हिस्से आएगा 13,000 रुपये महीने के आसपास, ठीक है। बाकी 25 लाख रुपए आप डालो डेट फंड में, एसडब्ल्यूपी करो। एसडब्ल्यूपी तो आप किसी भी फंड में कर सकते हो ना, इक्विटी में, डेट फंड में, गोल्ड में, किसी भी फंड में कर सकते हो आप। तो डेट फंड में एसडब्ल्यूपी करो, लगभग 16,500 रुपये महीना आपको यहाँ से आ जाएगा। अच्छा ये लगभग है, ये श्योरिटी नहीं है भैया, एग्जैक्टली उतना ही पकड़ के मत चलना। और जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो कुछ श्योरिटी हो ही नहीं सकती। 35 लाख रुपए आप डाल दो इक्विटी म्यूचुअल फंड में, ये थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की हो गया। डेट फंड कम वोलेटाइल होते हैं, मतलब कम रिस्क, इक्विटी ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं, इक्विटी में ज़्यादा रिस्क। 35 लाख रुपए इसमें डाल दो आप, 20,000 रुपये महीना यहाँ से आ सकता है। बाकी 15 लाख रुपए आप डाल दो ऐसी जगह पर गोल्ड में, यहाँ से आपको कुछ महीना नहीं आएगा, ये हेज करने के लिए है। बाकी सारा गिर रहा है तो ये थोड़ा बचा के रखेगा, ये थोड़ा पैसा आपका बचा के रखेगा, बाकी सब गिर रहा है तो 15 लाख रुपए इसमें, मतलब इस 15 लाख रुपए से कोई रेंटल नहीं आएगा, रेंटल आपको इससे आएगा, ठीक है। टोटल मंथली इनकम अगर देखा जाए तो 48,000 रुपये से 52,000 रुपये इस स्ट्रैटेजी से कमाया जा सकता है। 10 साल के बाद का अगर कॉर्पस देखा जाए, 10 साल बाद कितना कॉर्पस बन जाएगा, 2 से 2.5 करोड़ रुपए के आसपास आपका 1 करोड़ रुपए बन सकता है, ठीक। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, एफडी में आप 25%, डेट में 25%, इक्विटी में 35% और गोल्ड में 15%, ठीक है। अब इसका प्रॉस एंड कॉन्स जान लेते हैं। अच्छी बात इसमें यह है कि ये बैलेंस्ड रिस्क है भैया, बांट दिया आपने, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन कर दिया। एक ही एसेट में, मतलब एक ही बकेट में, एक ही बाल्टी में सारे अंडे आपने नहीं डाले, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बना लिया आपने। एफडी से भी कमाई होगी, डेट फंड से भी होगी, इक्विटी से भी होगी, अलग अलग जगहों से थोड़ी थोड़ी कमाई आएगी। इन्फ्लेशन भी है, सेफ्टी को भी कवर कर देता है। 10 साल बाद कॉर्पस 2 से 2.5 करोड़ हो सकता है। साइकोलॉजिकल कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, ग्रोथ है। बुराई क्या है, मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है भैया। 4-4 फंड को आप ट्रैक करोगे, 4-4 एसेट क्लास को ट्रैक कर पाओगे? इतना समय और इतनी समझ है आपके पास? है तो बहुत बढ़िया है। रीबैलेंसिंग रिक्वायर्ड, समय समय पर चेक करते रहो, 3 महीने, 6 महीने, साल महीने पर कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो। गोल्ड से कोई इनकम नहीं आएगी, जैसा मैंने बोला 15 लाख तो भूल जाओ, उससे कोई मंथली इनकम नहीं आएगी। रिटर्न एफडी से कम हो सकता है, रिस्क इक्विटी से ज़्यादा हो सकता है। बिगिनर के लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, मतलब बिगिनर को बड़ी दिक्कत आएगी इसमें, तो बिगिनर के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं, आओ इसको ध्यान से समझिए। आपको समझ में आ रहा है क्या? आपको समझ आ रहा है? ठीक है, परफेक्ट। अब सर मंथली इनकम की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी में हमने बोला 25 से 40,000 रुपये महीने का इनकम हो सकता है। एफडी में 54,000 रुपये का इनकम हो सकता है। एसडब्ल्यूपी में 60 से 70,000 रुपये हो सकता है, मतलब एसडब्ल्यूपी में सबसे ज़्यादा। मिक्स स्ट्रैटेजी पर अगर हम जाते हैं तो 48,000 रुपये से 52,000 रुपये की इनकम हो सकती है। सर टैक्स कटने के बाद प्रॉपर्टी में 18 से 30,000 के आसपास आ सकता है, एफडी में 38,000 रुपये आ सकता है,
SWP में 55 से 65 आ सकता है और मिक्स में 42,000 से 48,000 आ सकता है। कब की बात कर रहा हूं मैं? अगर 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है तब। ठीक, 50 लाख है तो आप इसको आधा कर लेना, 25 लाख आपके पास है तो इसको उसको भी आधा कर लेना आप। टेंशन कितना है? टेंशन भी तो होना चाहिए ना, वो भी तो बताओ। सर अगर प्रॉपर्टी में है तो लोवेस्ट आप कह सकते हो, कम टेंशन है। ठीक, FD में 0% टेंशन, नो टेंशन, कोई टेंशन है ही नहीं। काय का टेंशन? बैंक ने बोल के दिया है 6.5 देंगे तो देंगे। SWP में हाई टेंशन है भैया, बहुत टेंशन है, बहुत ज्यादा टेंशन है। रिटर्न भी तो यही सबसे ज्यादा है। टेंशन बहुत ज्यादा क्यों? ट्रंप अगर ऐसे ही बकैती करता रह गया अगले 4 साल तक तो लो भैया पोर्टफोलियो लाल ही 4 साल तक, कुछ मिलेगा ही नहीं 4 साल तक। तो हाई टेंशन है इधर। मिक्स में टेंशन कम है। ठीक, कैपिटल ग्रोथ सर 5 से 8% आप ईयरली आपका कैपिटल यानी कि 1 करोड़ रुपए बढ़ जाएगा। अच्छी लोकेशन है तो 10%, 12%, 15% भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। FD में कैपिटल अप्रिसिएशन कुछ नहीं, 0, कैपिटल बढ़ेगा ही नहीं, 1 करोड़ ही रहेगा 10 साल बाद भी। SWP में कैपिटल आप 10 से 15% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मिक्स में 8 से 10% का ग्रोथ कर सकते हो। 10 साल बाद कैपिटल किस में कितना हो जाएगा? सर इसमें 1.5 करोड़ से 1.25 करोड़ के आसपास एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसमें तो 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा मरते दम तक, 3 पीढ़ी निकल जाएगी लेकिन ये इतना ही रहेगा। SWP में 1.5 करोड़ का 2.5 करोड़ हो सकता है। मिक्स में 1.8 से 2.5 करोड़ के आसपास हो सकता है। रिस्क कितना है? मीडियम से हाई इसमें कह सकते हो। क्या रिस्क है अभी आऊंगा, अभी इस पर थोड़ा डिटेल में बात करूंगा मैं। FD में 0, SWP में हाई, बहुत ज्यादा हाई भैया। शॉर्ट टाइम, अगर शॉर्ट टर्म के लिए है तो और ज्यादा हाई। यहां पर बैलेंस कर दिया हमने रिस्क को अलग अलग चीजों में करके। लिक्विडिटी मतलब कितनी जल्दी बेच के पैसा मेरे को मिल जाएगा, प्रॉपर्टी में बहुत लो है भैया, लिक्विडिटी नहीं है। बेचने में हो सकता है 6 महीना लग जाए, साल लग जाए आपको। FD में लिक्विडिटी हाई है, तुरंत एक बटन पे बिक जाएगा, तुरंत पैसा हाथ में आ जाएगा। SWP में वेरी हाई, मतलब यहां भी एक बटन पे बिक करके पैसा आ जाता है, यहां भी हाई है। टैक्स एफिशिएंसी मीडियम है, इसमें पुअर है, इसमें एक्सीलेंट है, इसमें गुड है। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन ये तो महंगाई वाला है। अब ये फाइनल वर्डिक्ट सुनो, ये मेरा वर्डिक्ट नहीं है, मेरा वर्डिक्ट अभी आएगा, मेरी स्ट्रेटजी क्या है वो भी बताऊंगा, लेकिन फाइनल वर्डिक्ट जो हमने कंपैरिजन किया वो बता देता हूं, तब लास्ट में बताऊंगा मेरा वाला क्या है। सर स्टॉक में अगर आप SWP करते हो स्टॉक मार्केट में तो सबसे ज्यादा इनकम है, इसमें कोई शक नहीं है, सबसे ज्यादा इनकम 55 से 65,000 रुपये मंथली आफ्टर टैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क भी इसी में है, सबसे ज्यादा रिस्क जो हमने बात किया। FD सबसे कम इनकम दे रहा है ये, लेकिन 0 रिस्क है, गारंटीड टाइप की चीज है, एकदम चैन की नींद सो। मिक्स्ड स्ट्रेटजी में अच्छी इनकम है, बैलेंस है हर चीज का, तो इसमें रिस्क भी बैलेंस है, इनकम भी बैलेंस है। प्रॉपर्टी में भी अच्छी इनकम है, लेकिन रिसर्च रिक्वायर्ड है। ठीक, मैंने यहां पे क्या लिखा है? विनर हो गया फिर मिक्स स्ट्रेटजी। क्यों विनर हो गया भैया? 25 लाख FD में करो, 25 लाख डेट SWP, 35 लाख इक्विटी, 15 लाख गोल्ड में करो। तो हालांकि मेरी प्रेफरेंस है कमर्शियल प्रॉपर्टी। क्यों कमर्शियल प्रॉपर्टी पर आता हूं, क्यों मैं प्रेफर करता हूं, लेकिन इसको हमने विनर क्यों बोला? सर मिला जुला करके रिस्क और रिवॉर्ड अगर हम देखा जाए तो हर चीज में मिक्स स्ट्रैटेजी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। सबसे हाई रिटर्न, सबसे हाई मंथली रेंटल ऐसा नहीं है, लेकिन उसके हिसाब से रिस्क भी तो कम है। सबसे हाई तो यहां हो सकता है, लेकिन रिस्क भी यहां है। अब आता हूं कि मेरा प्रेफरेंस कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों है। आओ सर, कमर्शियल प्रॉपर्टी में सबसे पहले रिस्क समझो आप। अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी के रिस्क को आप अच्छे तरीके से समझते हो और उसको अगर आपने ठीक कर लिया तो कमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छा कुछ नहीं है मंथली रेंटल कमाने के लिए, कुछ नहीं। मतलब समस्या को अगर आप समझते हो, किसी चीज से जुड़ी हुई समस्या को अगर आप समझ रहे हो, तभी तो समाधान निकाल पाओगे उसका। ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्या को समझ ही नहीं पाते प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आज मैं इसलिए आपको समस्या पहले ही बता देता हूं, और अगर समस्या पहले से समझ गए तो इसका निदान निकाल करके बेस्ट कमाई हो सकती है। सर प्रॉपर्टी में रिसर्च बहुत जरूरी है। डिमांडिंग लोकेशन है कि नहीं जिस पे प्रॉपर्टी है, राइट प्रॉपर्टी, सही प्रॉपर्टी है कि नहीं है, कोई झोल झाल तो नहीं है, रेंटल सही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अच्छा रेंटल अगर आ जाएगा तो ऐसा तो नहीं कि 5 साल बाद कोई और कॉम्पिटिटर खड़ा हो जाएगा उस लोकेशन की, उस प्रॉपर्टी की डिमांड खत्म हो जाएगी, 5 साल बाद उसका डिमांड घट जाएगा। एक अच्छा खासा रिसर्च चाहिए प्रॉपर्टी में। टेनेंट, राइट टेनेंट जो जल्दी ना छोड़े, 6 महीने में ना भाग जाए, साल भर में ना भाग जाए। कोई टेनेंट आया तो 5 साल तक रुके,
सही टेनेंट की रिसर्च कैसे करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। लिक्विडिटी सर, बायर ढूंढना आपको आना चाहिए अगर कल को बेचने की जरूरत पड़ी तो। प्रॉपर्टी बेचने गए 2 साल बाद 3 साल बाद बेचने की नौबत आए, पता चले साल भर तक कोई बायर ही नहीं मिल रहा यार, आप कहो मैं कहाँ ढूंढूं, 2-4 ब्रोकर को बोल लिए, रोड पे पोस्टर लगा दिए, कोई मिल ही नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊं, तो बायर ढूंढने में आपको दिक्कत आएगी। लिक्विडिटी, अगर ये तीनों चीजें आप कर लो, अगर ये तीनों प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लो, इससे परफेक्ट कुछ हो नहीं सकता, परफेक्ट इससे कुछ नहीं हो सकता। सर क्यों? आपको जब रिसर्च करनी है ना, तो हो सकता है कि आपके पास इतना समय ना हो, अगर समय है तो बुद्धि इतनी होनी चाहिए। तो अगर आपके पास अच्छा खासा नेटवर्क है, मैं कहता हूं मस्ट हैव, यू मस्ट हैव गुड नेटवर्क इफ यू वांट टू अर्न फ्रॉम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी से अगर पैसा कमाना तो अच्छा खासा नेटवर्क, मतलब अच्छे खासे लोग जान पहचान में होने चाहिए, अच्छे खासे ब्रोकर आपके कनेक्ट में होने चाहिए, अच्छे खासे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर हैं, प्रॉपर्टी को बेचने खरीदने का काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी के बारे में आपको सलाह दे पाए। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो प्रॉपर्टी में रिसर्च आपकी अच्छी हो ही जाएगी, और अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आपको टेनेंट की भी पहचान हो जाएगी। जो किराएदार आ रहा है वो किराएदार की औकात क्या है, कौन सा धंधा पानी कर रहा है वो, क्या बिजनेस कर रहा है वो, ये सब देख करके समझा जा सकता है ये 5 साल टिकेगा कि नहीं टिकेगा, कि 6 महीने में भाग जाएगा। लिक्विडिटी, सर अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, आज आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, अगले महीने आप बेच दोगे, क्योंकि मार्केट में 15 ब्रोकर से आपकी जान पहचान है भैया, 15 ब्रोकर को अगर आपने पीछे लगा दिया, ढंग का कमीशन अनाउंस कर दिया, अगले महीने प्रॉपर्टी बिक जाएगी आपकी। तो लिक्विडिटी का जो रिस्क कहा जाता है प्रॉपर्टी में, वो नहीं है। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है, अगर लोगों से जान पहचान अच्छी है, अगर ब्रोकर के कनेक्ट अच्छे हैं, तो लिक्विडिटी का रिस्क नहीं है। लेकिन अगर नहीं है तो रखे रहो, प्रॉपर्टी बिकेगा ही नहीं। तो तभी मैंने कहा कि नेटवर्क अच्छा है, और अगर नहीं है तो स्टॉक मार्केट की तरफ जाओ भैया, वो सबसे अच्छा है। स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक कमरे में रहते हैं और एक कमरे में रहना पसंद है, जिनको लोगों दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है, दुनिया जान से कोई मतलब नहीं है। स्टॉक मार्केट में जाओ, मोबाइल फ़ोन चाहिए बस उसके लिए, और कुछ नहीं। प्रॉपर्टी के लिए नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास नेटवर्क है तो प्रॉपर्टी से बढ़िया कुछ नहीं है। हमने कितना बोला, 5 से 8% मंथली अप्रिसिएशन ना सर। अच्छी प्रॉपर्टी नोएडा में से कितनी प्रॉपर्टी है, एक साल में 20% दिया है, 20% अप्रिसिएशन, बाकी सारे ऑप्शन मिला करके कोई नहीं दे रहा। रेंटल 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे सर 50-50 हज़ार का रेंटल है, ऐसी प्रॉपर्टी है 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 50,000 रुपये रेंटल, ये तो बोर्ड में मैंने लिखा ही नहीं। लेकिन ये भी है, अगर नेटवर्क अच्छा है, अगर सही प्रॉपर्टी का आइडेंटिफिकेशन आप जानते हो तो प्रॉपर्टी। इसलिए मेरी स्ट्रैटेजी, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मेरा इंटरेस्ट भी ये है। मैं मंथली रेंटल कमाने के लिए, इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होना चाहिए, हर इन्वेस्टमेंट का अलग अलग पर्पस है, लेकिन जब आती है बात मंथली रेंटल की, कमर्शियल प्रॉपर्टी से अच्छा कुछ नहीं है मेरे लिए। आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। तो ये कंक्लूजन था। ये पूरी रिसर्च, पूरी एनालिसिस आपको कैसी लगी